स्टोरी का नाम अ इंटेंस लव स्टोरी है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था विक्रमजीत की मुलाकात हुई रुद्री और अभिलाष से। उनकी नजरों में जैसे कोई पुरानी यादें तैर गईं और तभी उन्होंने कहा, न जाने क्यों तुम्हें देखकर किसी बहुत अजीज की याद आती है बुधन। हाँ, मेरा चेहरा कई कहानियां कहता है। क्या है इस चेहरे के पीछे की सच्चाई? आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। तो अब चलते हैं अपने कहानी की ओर। चैप्टर 31 फेरे नहीं हुए तो क्या, फिर भी हम हुए तेरे। अभिलाष ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ मेरा चेहरा बहुत ही कॉमन है। नहीं, तुम्हारा चेहरा बहुत अनकॉमन है। मेरे एक बहुत ही अजीज के चेहरे से तुम्हारा चेहरा बहुत मिलता है, विक्रमजीत ने अभिलाष को बड़े गौर से देखते हुए कहा। बुधन सबके लिए चाय और पानी लेकर आ गया। बुधन, इनसे मिलो, ये रुद्री के होने वाले पति हैं, विक्रमजीत ने बड़े ही आराम से चाय पीते हुए कहा। बुधन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अभिलाष को प्रणाम किया। अभिलाष ने भी बदले में अपने दोनों हाथों को जोड़कर उसे प्रणाम किया। बुधन ने बड़े ही ध्यान से अभिलाष को देखा और कहा, मालिक ये तो उनके जैसे। बुधन कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। वो विक्रमजीत का राइट हैंड था। विक्रमजीत ने उसे सिर्फ और सिर्फ चुप रहकर हर बात को ऑब्जर्व करना सिखाया था। रात को जब वो विक्रमजीत की मालिश करता था तब वे दोनों बहुत सारी सीक्रेट बातें करते थे। विक्रमजीत ने अपनी पलकें झपकाते हुए बुधन को कुछ इशारा किया। बुधन को विक्रमजीत का इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। उसने सारे जूठे चाय के कप उठाए और ऑफिस से बाहर चला गया। रुद्री ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, माँ, छोटी माँ और छोटे पापा कहाँ हैं? वे लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वे सब लोग तुम्हारी शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। सब लोग कुलदेवता के मंदिर यानी कि शिव पार्वती मंदिर में गए हुए हैं। हम सभी ने तय किया है कि तुम्हारी शादी आज के आज ही करवा दी जाए। तुम मन की बहुत चंचल हो। अगर बाद में तुमने अपना शादी न करने का मन बना लिया तो भूदेव और तुम्हारी शादी, मेरा मतलब है अतीत वाला कोई भी ड्रामा हमें अब नहीं चाहिए, विक्रमजीत ने रुद्री को घूरते हुए कहा। वो रुद्री के हाँ और ना के बीच में कंफ्यूज्ड बिहेवियर से हमेशा परेशान रहते थे। उसे मिठाई खानी भी होती है और रखनी भी, मतलब उसे कोई भी काम करना भी होता था और उसके ड्रॉबैक्स भी नहीं चाहिए थे। रुद्री यहाँ वहां देखने लगी। तभी शांता ऑफिस के अंदर आई और कहा, मालिक, मालकिन अब के हमरा फोन कइलन, आओ कहलन की बुचिया के तैयार करके मंदिर ले जाए के बा। ... कोष्टक मालकिन ने मुझे कॉल किया और कहा कि बेटी को तैयार करक मंदिर ले जाना पड़ेगा। आओ पाहुन के लागी जौन कपड़ा अपने के पास ऊ रख ले रहन वो उनका के दे दही, और अभिलाष मेहमान जी के लिए जो आपके पास उन्होंने जो कपड़ा रखा है वो कपड़ा आप अभिलाष जी को पहनने के लिए दे दीजिए। मंदिर में सभी केहू के अभी जाए के पड़ी। मंदिर में सभी को अभी के अभी जाना पड़ेगा ना, ता बियाह के मुहूर्त निकल जाए। बुचिया नहीं तो मुहूर्त का समय निकल जाएगा। बेटा चलो। ठीक है, रुद्री को लेकर जाओ, बुधन को ऑफिस में भेज दो, विक्रमजीत ने कहा। रुद्री बार बार अभिलाष को मुड़ मुड़ कर देख रही थी। रुद्री ने अपने मन में कहा, सर अभी भी वक्त है, शादी के लिए मना कर दो। एक बार इस बंधन में बंध गए तो कम से कम 7 जन्मों के लिए हम दोनों लटक जाएंगे। अभी फेरे नहीं हुए हैं, अभी हम आपके और आप हमारे नहीं हुए हैं। गॉड डैम इट, ये फेक शादी का क्या पागलपन आपके दिमाग पर सवार है? महादेव, आप क्यों हम दोनों के जीवन के तार को जोड़ रहे हैं? फेरे नहीं हुए तो क्या, फिर भी हम हुए तेरे। रुद्री कुछ भी हो जाए, ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे तुम्हारी रजामंदी हो या फिर। अभिलाष ने एक लंबी सांस लेते हुए रुद्री को अपनी पैनी नजरों से देखते हुए अपने मन में कहा, जी मालिक, अपने हमरा के काहे लागी बोली ली? आपने मुझे किस लिए बुलाया? का काम करे के बा? क्या काम करना है? बुधन ने विक्रमजीत से पूछा। विक्रमजीत ने प्यार से कहा, बुधन, अभिलाष जी को हमारे बेडरूम में ले जाओ। ड्रेसिंग टेबल के पास इनकी शेरवानी और पगड़ी कोट हैंगिंग स्टैंड पर हैंग करके रखे हुए हैं। मैंने कृषु से इनकी लंबाई के बारे में पूछा था, फिर कृषु ने रुद्री से सारी जानकारी लेकर हमें बता दिया। नहीं तो अभी पहले मार्केटिंग करनी पड़ती और इस सब के चक्कर में शादी का मुहूर्त निकल जाता। बुधन, तुम इनकी तैयार होने में मदद करो। तुम भी नया कुर्ता पाजामा पहन लो। आज रुद्री की शादी होने जा रही है, हम सभी की अच्छी फोटो आनी चाहिए। जी मालिक, चलिए पाहुन, चलिए मेहमान। बुधन ने अपने हाथ से इशारा करके अभिलाष को लिफ्ट का रास्ता दिखाया और उसे सेकंड फ्लोर पर ले गया। थोड़ी देर बाद अभिलाष और रुद्री तैयार होकर लिविंग रूम में आए। अभिलाष ने रुद्री को देखा तो देखता ही रह गया। मरून जोड़ा, मरून बिंदी, सुरमई आंखों में काजल, सर पर बड़ा सा मांग टीका, नाक में बड़ी और सुंदर सी मोती जड़ी नथ, गल में सुंदर सा जड़ाव हार, हाथों में मरून चूड़ियां, सोने के जड़ाव कंगन, होठों पर मरून रंग की लिपस्टिक। रुद्री इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि उस पर से किसी की नजर हट नहीं रही थी। अभिलाष ने धीरे से रुद्री के कानों के पास जाकर कहा, तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो।
आई लव यू मिस बडबड। रुद्री ने अभिलाष के व्हाइट शेरवानी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सर आप भी बस ठीक ठाक से हैं, पर हाउ इट मैटर्स, आप कोई मेरे असली के पति थोड़े ही है। रुद्री ने मन ही मन कहा, महादेव, जब आपने अपने चंद्रशेखर रूप में मां पार्वती से विवाह किया था, बस आपका वही रूप जो मेरे इमेजिनेशन में बसा हुआ है। आज सर इस मैरून पगड़ी और सफेद शेरवानी में आपका वही रूप लग रहे हैं। अरे होश में आ रुद्री, ये नौटंकी की शादी है, कोई इंटेंस लव वाली शादी नहीं है। अभिलाष ने कहा, अच्छा लेकिन तुम्हारी नजरें तो कुछ और ही कह रही हैं। रुद्री अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आए, क्या कह रही है मेरी नजरें? रुद्री ने अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाते हुए कहा, यही कि मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं कि तुम्हारी नजरें तो मुझ पर जम सी गई हैं। अभिलाष ने अपनी वही पुरानी विकेट स्माइल के साथ कहा। रुद्री ने बड़बड़ाते हुए कहा, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैडमैन। बुद्धन ने अपना सिर पीट लिया। उसे रुद्री की अंग्रेजी तो नहीं समझ में आई, पर उसके हाव भाव देखकर वो भावनाएं समझ गया। उसने अपने मन में कहा, शादी के पहले इतना झगड़ा तो शादी के बाद का होई, शादी से पहले इतना झगड़ा तो शादी के बाद क्या होगा। का भगवान ई कैसन बिया होइत बा, क्या भगवान ये कैसी शादी हो रही है। अरे कितना गलत बात बा, कितनी गलत बात है। वो चीतू अपन मर्द से बियाह से पहले इतना कैसे बतिया सकेलू? तुम अपने हस्बैंड से शादी से पहले इतनी बातें कैसे कर सकती हो? लोगवा का कही लोग क्या कहेंगे। अब चलो देरी हो हटा, देर हो रही है। शांता ने रुद्री के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। बुधन हमेशा की तरह अपने मालिक के पीछे पीछे चल रहा था। विक्रमजीत के दोनों बॉडीगार्ड संजय और प्रमोद अपने हाथों में राइफल लेकर बाहर खड़े थे। बाहर विक्रमजीत का पूरा जकीरा तैयार था। 12 स्कॉर्पियो और 2 फॉर्च्यूनर खड़े थे। अजीब बात यह थी कि सारी की सारी गाड़ियां काले रंग की थी, सिर्फ विक्रमजीत की फॉर्च्यूनर सफेद रंग की थी। उन्हें सफेद रंग से बड़ा लगाव था। अपनी शादी में उन्होंने सफेद धोती और कुर्ता पहना था। आज भी लोग उनकी सादगी पर मर मिटते हैं। मालिक सब देख लिया है, आल ओके चले, संजय ने विक्रमजीत की गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। इससे पहले कि विक्रमजीत अपनी गाड़ी में बैठते कि उन्हें अभिलाष की आवाज सुनाई दी। पिताजी मैं अपनी गाड़ी में मंदिर जाऊंगा, अभिलाष ने अपने कठोर आवाज में कहा। यही तो उसका असली स्टाइल था। विक्रमजीत पीछे मुड़े और कहा, यह हुई न असली मर्द वाली बात। आप आज दूल्हा है, आज अपनी गाड़ी बुद्धन को चलाने दीजिए, बाकी सब हमारा मुंह क्या देख रहे हो, चलो। सब लोग कुलदेवता के मंदिर की ओर निकल पड़े। अभिलाष की गाड़ी में। बुच्ची तोहर मुंह काहे लटकल बा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? का भाईल का तोहर तबीयत खराब बा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? शांता ने रुद्री का चेहरा अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से पूछा। नहीं मुझे, रुद्री ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। अभिलाष की ओर देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी गहरी घूरती नजर के डर से वो चुप हो गई। शांता दीदी इन्हें भूख लग रही है, अभिलाष ने बात को बदलते हुए कहा। अब ब्याह के बाद ही कुछ खाइए, अब शादी के बाद ही कुछ खाना, अब ही उपासे रह, हाँ अभी फास्टिंग पर रहो। तनी ब्याह खाती तपस्या कर, थोड़ा शादी के लिए तपस्या करो, तभी महादेव तेहरा के सदा सुहागिन रखी है, तभी महादेव तुम्हें सदा सुहागन रखेंगे, बुझाइल आया समझ में? शांता ने बड़े ही प्यार से रुद्री का सिर का पल्लू ठीक करते हुए कहा। रुद्री ने कहा। उसने अभिलाष को घूरते हुए देखा और मन ही मन कहा, छी छी कितना झूठ, जबरदस्ती जॉब ले लेने की धमकी देकर शादी कर रहे हैं और मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। अरे डायन चुड़ैल अंकल तुम्हें कीड़े पड़े। अचानक से अभिलाष को खांसी आ गई। बुद्धन ने गाड़ी को रोका और उसे पानी पीने के लिए देते हुए पूछा, का अपने की तबीयत ठीक बा? क्या आपकी तबीयत ठीक है? अभिलाष ने पानी पीकर अपने होठों को साफ करते हुए कहा, अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी दुश्मन ने मुझे गाली दी होगी इसीलिए अचानक से खांसी आ गई। लेकिन बुद्धन भैया बिल्ली के मनाने से छींका थोड़े ही टूटता है, मतलब कोई कुछ भी चाहे होता तो वही है जो होना होता है, अभी तो बहुत कुछ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि मेरा चैनल डाउन चल रहा है, वीडियोस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना पहले मिलता था। सच कहूं तो इस वजह से मेरा मन भी थोड़ा उदास हो गया है और वीडियो बनाने का जज्बा कम हो गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि हर क्रिएटर की लाइफ में ऐसे फेज आते हैं। आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं फिर से नए जज्बे के साथ वीडियोस लाऊंगा। प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर सब कुछ है मेरे लिए। चैप्टर 32 हम दोनों पति पत्नी है। अभिलाष ने पानी पीकर अपने होठों को साफ करते हुए कहा, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे पहले रुद्री से शुरुआत करना। तभी अभिलाष का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया।
दूसरी ओर से निश्चय अविराज चौहान ने कहा, कहाँ है तू? इतने दिन हो गए, तू मुझे किसी भी कॉर्पोरेट मीट में नहीं दिख रहा है, ना ही तू योर मैजेस्टी क्लब में दिखाई दिया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? निश्चय, सब ठीक है, थोड़ा न्यू प्रोजेक्ट के काम में बिजी हूं। मैं तुझे इस कमिंग संडे को मिलता हूं। और बता, आजकल क्लब में बैडमिंटन किसके साथ खेल रहा है? अभिलाष ने अपने राइट हैंड के नाखूनों को देखते हुए कहा। वही सड़े हुए कन्नव बिंदे के साथ साला। खेलता कम है और बोलता ज्यादा है। यार तू अब रेगुलरली मिला कर चल, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अच्छा ये बता कि वो सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कब तक तुझे चाहिए? निश्चय ने कहा। सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं, बस अब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज रह गई है। मैं तुझे जल्दी ही अपडेट्स दूंगा। मैं अब कॉल कट कर रहा हूं, कुछ जरूरी काम है। चल जल्दी मिलते हैं, बाय, अभिलाष ने कहा और कॉल कट कर दिया। बाय, निश्चय ने कहा और अपने दूसरे कामों में लग गया। अरे अब और कितनी देर लगेगी भाई, मैं पक गया हूं, अभिलाष ने बुधन से कहा। बुधन ने अभिलाष की रैगिंग करने का मौका बिना गवाए हुए कहा, पाहुन अपने कौनो तरकारी थोड़े बानी की पक जाए। आप कोई सब्जी थोड़े ही हो कि पक जाओगे। अब अभिलाष ने सोचा कि इस मौके पर चौका मारे और रुद्री को तंग करने के उद्देश्य से उसने कहा, हाँ आपने ठीक कहा बुद्धन भैया, मैं कोई सब्जी नहीं हूं, पर पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक केला हूं। क्यों रुद्री, क्या मैंने सही कहा? रुद्री को अभिलाष के डबल मीनिंग वाली बात पर थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने अपने आप को एकदम रिलैक्स करके कहा, मुझे क्या पता, मुझे तो केले से सख्त नफरत है। रुद्री की इस बात को सुनकर अभिलाष थोड़ा नाराज सा हो गया। उसने थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा, हाँ तो यहाँ कौन मर रहा है तुमसे केला शेयर करने के लिए? मेरा मतलब है गॉड डैम इट, कुछ नहीं, जस्ट गो टू हेल। यू सर, यू आर ऑलरेडी इन हेल, ब्लडी पोकर फेस अंकल, सड़े हुए टमाटर हो आप। रुद्री ने झगड़ा कंटिन्यू करते हुए कहा, वो तो तुम हो क्योंकि तुमने ऊपर से नीचे तक मैरून पहना हुआ है, ब्लडी रॉटेन टमेटो। अभिलाष ने रुद्री के ईगो को हट करने के लिए कहा, हाँ आप सड़े हुए टमाटर नहीं बल्कि सड़े हुए अंडे हो, ऊपर से नीचे तक व्हाइट जो पहना है खून। रुद्री ने अपने माथे पर आती हुई एक लट को फूंकते हुए कहा। शांता को सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अंग्रेजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मगर शादी के 25 साल के अनुभव ने उसे शादीशुदा जीवन का स्कॉलर बना दिया था, या यूं कहें कि शादीशुदा जीवन नामक इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल। उसने बिंदास कहा, अरे हमनी सभे के हो कुल देवता के मंदिर में जाता नहीं। अरे हम लोग कुलदेवता के मंदिर जा रहे हैं। हाँ सही है, तो इसमें क्या दो राय है? मतलब इसमें कौन सी बहस की बात है? रुद्री और अभिलाष ने एक साथ कहा। अपने दोनों के देख के लगता कि हमनी सभे केहू कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध लड़े खाती जाता नहीं। आप लोगों को तो देखकर तो लग रहा है कि हम लोग कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बेतोरा के जय हो को हम माथा दुखाए लागल, धत तेरे की, मेरा सिर दर्द होने लग गया है। बुधन हंसने लगा, काजी गाड़ी चलावा तानी कि बैल गाड़ी? क्या जी गाड़ी चला रहे हो या फिर बैलगाड़ी? अरे जल्दी ब्याह करवा के दोनों जानी से जान छुड़ाई। अरे जल्दी से इन दोनों की शादी करवा के इन दोनों से अपनी जान छुड़ाओ। शांता ने अपना सिर पीटते हुआ कहा, ब्याह होइला के मतलब बाकी मालिक गंगा नेहा ले लेन। ये शादी होने का मतलब है कि मालिक गंगा स्नान जैसा बड़ा काम कर लेंगे। बुचिया बहुते चंचल बाड़ी। रुद्री बहुत ही चंचल है, बुद्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी रुद्री का मोबाइल बजा। उसने कॉल उठाया। दूसरी ओर से उसकी बचपन की सहेली जानवी उर्फ जुगनू ने कहा, भाई कहाँ हो तुम? इंटरनेशनल स्कूल क्या ज्वाइन कर ली कि हमें भूल ही गई? रुद्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बीडीओ साहिबा हम भला आपको कैसे भूल सकते हैं? आप जैसे लोगों से तो मरते दम तक रिश्ता रखना है भाई। बड़े लोग बड़ी पहुंच, क्या कोई और नहीं मिला सुबह सुबह पकाने के लिए कि तुम सीधे लगी हमें बोर करने? काहे का बीडीओ? कौन सा बीडीओ? खाली अभी हम एस्पिरेंट हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में हम जैसे बहुत सारे गाजर मूली की तरह कंपटीशन की तैयारी करने वाले कई लाख लोग मिल जाएंगे। हर कोई तुम्हारी तरह टेट टॉपर थोड़ी ही होता है। क्यों हमारी दुखती रग पर हमेशा हाथ रखती हो? पता नहीं कब हम बीडीओ बनेंगे। डर लगता है कि कहीं अभिलानियों भैया हमारी शादी ना करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो बच्चा पाल रहे होंगे और फिर उस बच्चे को बीडीओ बनाने का सपना देखने लगेंगे। हाँ हाँ हाँ, जुगनू ने व्यंग्य कसते हुए कहा। जुगनू तुम मन छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा यार, तुम बस हार मत मानना, मंजिल मिलेगी जरूर। चलो हम कॉल कट कर रहे हैं, कुल देवता के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अब मंदिर में मोबाइल को स्विच ऑफ रखेंगे, कल शाम तक तुम्हें कॉल करते हैं, बाय, मिस यू, रुद्री ने कहा और कॉल को कट कर दिया।
मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। वे लोग बहुत विशाल और भव्य मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। ये पूरे इलाके के कुल देवता महादेव और मां पार्वती का मंदिर था। मंदिर के चारों ओर पौंड था। वहां के लोकल लोग उसे पोखरा पौंड कहते थे। उसके अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां थी। काफी सारे कछुए भी तैर रहे थे। मंदिर चारों ओर से घने पीपल और बरगद के कई सारे पेड़ों से घिरा हुआ था। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना था। कई बार इसकी इमारत की मरम्मत करवाई गई थी। जैसी ही चारों गाड़ी से उतरे कि सामने से सुवर्णा, इशिता और सुजीत वहां रुद्री और अभिलाष का स्वागत करने के लिए खड़े थे। अभिलाष और रुद्री ने एक एक करके सबके पैर छुए। सभी बड़ों ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिया। तीनों बड़े ही ध्यान से अभिलाष को देख रहे थे, जैसे सुखी शक्ल में किसी और को ढूंढ रहे हो। हालांकि अभिलाष ने लेंस लगाया हुए था, फिर भी उसका चेहरा। सुवर्णा और इशिता ने रुद्री और अभिलाष से एक साथ कहा, चलो मुहूर्त का समय निकल जाएगा। वे तीनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, फिर पुजारी के पास पहुंच गए। शांता और बुद्धन रुद्री और अभिलाष के पीछे थे। रुद्री और अभिलाष ने एक साथ पहली सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखा, रुद्री का पैर उसके लहंगे में फंस गया और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। अभिलाष ने तुरंत उसे अपनी बाहों का सहारा देकर गिरने से बचा लिया। शांता और बुद्धन ने एक साथ कहा, बुचिया तू ठीक था? हाँ न बच्चे, क्या तुम ठीक हो? हूँ, रुद्री ने अभिलाष की बाहों में झूलते हुए कहा। रुद्री और अभिलाष के पूरे बदन में सुनामी का एहसास हुआ। अचानक से उन दोनों का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। दिल एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से धड़क रहा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर उन दोनों को महसूस हो रही थी। रुद्री के जहन में अभिलाष की ओलिव ब्लॉसम के खुशबू भर गई थी। वहीं दूसरी ओर रुद्री के बदन की नेचुरल खुशबू अभिलाष को मतवाला बना रही थी। वे दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि एक पल के लिए भूल गए कि वो वहां किस लिए गए हैं। तभी शांता ने खांसते हुए कहा, बुचिया ल देरी होई बा, बेटे चलो देर हो रही है। शांता की आवाज से उन दोनों की तंद्रा टूटी। रुद्री ने जैसे ही खुद को अभिलाष की बाहों से छुड़ाने की कोशिश की, तब अभिलाष ने उसकी पतली कमर को अपने एक मजबूत बाजू से पकड़ा और दूसरे बाजू से उसके काफ को पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। फिर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। रुद्री ने अभिलाष से धीरे से कहा, सर प्लीज मुझे नीचे उतार दो, सब लोग हम दोनों को देख रहे हैं। तो देखने दो, अभिलाष ने बेफिक्री के साथ कहा। लोग क्या सोचेंगे? वे लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। रुद्री ने अपने होठों को अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, अरे यार हम दोनों पति पत्नी हैं, मेरा मतलब है कि बन जाएंगे। अभिलाष ने रुद्री की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत भारी हूं, आपके पेट में दर्द होने लगेगा। रुद्री ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अभिलाष ने रुद्री के मैरून लिपस्टिक लगे होठों को देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने मन में उमड़ते हुए सैलाब को दबाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मेरा स्टेमिना बहुत है और तुम झूठ बोलना बंद करो कि तुम बहुत भारी हो। मेरे गले में अपनी बाहों को डालो ताकि बैलेंस बना रहे, नहीं तो हम दोनों गिर सकते हैं। फिर हम दोनों शादी के मंडप में नहीं, आईसीयू में होंगे। ये बात अलग है कि वहां भी मैं। रुद्री एकदम से उसके प्यार की तपिश से पूरी तरह गर्म हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी नसों में गर्म लावा पिघल रहा हो। उसने मन ही मन कहा, सर आप एक भी मौका नहीं छोड़ते अपने होने का एहसास कराने में। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, एक इंटेंस लव का एहसास सा होता है, जिसकी वजह से शरीर में फीवरिश एहसास होता है। शायद इसे ही लव सिकनेस कहते हैं। काश कि आप हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाए रखते तो मुझे भी अच्छा लगता और मैं आप सभी के लिए एक से एक दिलचस्प कहानियों लाता और आप लोगों का मन को बहलाता। CH33 तुम आज मेरी पत्नी बन जाओगी, उसने मन ही मन कहा। शायद इसे ही लव सिकनेस कहते हैं। काश कि आप हमेशा के लिए मेरे हो जाते और मैं आपकी होकर एक हैप्पी मैरिड कपल की लाइफ बिताते। अरे पागल रुद्री, इस बीस्ट के चक्कर में मत पड़। ये सिर्फ अपना मतलब निकालने वाला इंसान है। अपने दिल की तेज धड़कनों को कंट्रोल करते हुए रुद्री ने अपनी नजर अभिलाष के चेहरे पर रखी। सुबह की खिली हुई धूप में वो आदमी पहली नजर में एक बीस्ट की तरह नहीं दिखता था। रुद्री ने अपने मन में कहा, दिखता नहीं तो क्या हुआ, है तो बीस्ट ही। क्या कोई अच्छा आदमी किसी को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शादी करता है? नकली शादी करके अपने घर वालों से कौन झूठ बोलता है? इस सन की अंकल से बहुत दूर जाना है और दूर रहना है। महादेव रक्षा करो। अभिलाष बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे के शार्प फीचर्स बहुत क्लियरली दिख रहे थे। अभिलाष रुद्री से सिर्फ 1 ही साल बड़ा था, लेकिन वो जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। रुद्री ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। जब कोई इस क्रूएल इंसान के अंदर झांक कर देखे तो उसे सच्चाई का पता चलेगा। इनकी आंखें हालांकि सुंदर रूप से गहरी और शार्प है, लेकिन बिल्कुल इमोशनलेस, किसी भी भावना से खाली है। आंखों को ही देखकर पता चलता है
कि ये आदमी कितना कोल्ड स्वभाव का है, एकदम एक लाश की तरह डेड और लाइफलेस, इतना खतरनाक लगता है। ये उस बीस्ट की याद दिलाता है जो किसी को भी अपने मतलब में लिए जान से मार सकता हो। अभिलाष को उसका बुदबुदाना सुनाई नहीं दिया, मगर उसकी शार्प गेज रुद्री की आंखों में देखकर आसानी से बहुत कुछ समझ गई। उसने अपने मन में कहा, अब ये मिस बडबड बैक आउट करने का सोच रही है, जो मैं इसे कभी नहीं करने दूंगा। इसे मैं किसी भी कीमत पर अपने प्लान को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अभिलाष ने अपने दांतों को पीसते हुए धीरे से कहा, हम शादी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भी इसमें इंटरेस्ट है। इसलिए अगर तुम या तुम्हारा स्टूपिड ख्याल आज हमारी शादी के दौरान कोई स्टंट करने की कोशिश करता है, या तुम इस शादी से पीछे हटने की कोशिश करती हो, तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। आई होप कि मिस होप, तुम्हारी खोपड़ी में मेरी बात अच्छी तरह से फिट हो गई होगी। रुद्री ने धीरे से कहा, मुझे ये शादी नहीं चाहिए। हम किसी दूसरे प्लान के बारे में सोच सकते हैं। हमें कोई और नया आइडिया सोचना चाहिए। उसकी आवाज बंद हो गई जब उसने देखा कि अभिलाष उसे जान से मार देने वाले अंदाज से घूर रहा था। अभिलाष की नसें अचानक से गुस्से की वजह से उसके गर्दन के कुछ खुले हुए हिस्से में साफ साफ दिखाई दे रहे थी। अब अभिलाष ने रुद्री को अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ना शुरू कर दिया था। इस सब की वजह से रुद्री के पूरे बदन में ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसकी कई सारी हड्डियां एक साथ तोड़ दी हो। उसके गले की सारी नब्ज तेज हो गई और बेतहाशा धड़कने लगी। दर्द होने की वजह से उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखना चाहती थी और डर के मारे भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभिलाष अपनी खूनी निगाहें उस पर टिकाए हुए था। मगर रुद्री तो रुद्री है, वो कहाँ हार मानने वाली थी। कांपते होठों से उसने फिर अभिलाष को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपकी दुनिया से बहुत अलग हूँ। मुझे आपसे और आपके घर वालों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपने परिवार के पास रहना है। ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। ये सब बकवास है। अब रुद्री को ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। वो सदमे की स्थिति में थी। उसे विशुपट्टा, वहां के अमीर और अजीब से लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। शायद उसे अभिलाष का अजीब सा सीक्रेटिव रहस्यमय बिहेवियर भी पसंद नहीं था। अभिलाष एक टक से रुद्री को खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था। वो सीढ़ियों पर रुक गया। वो तब तक रुका रहा जब तक कि रुद्री ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नहीं उठाई। रुद्री ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो पाया कि वो उसे कह रहा हो कि उसके गोल के रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उसे मौत के घाट उतार देगा। रुद्री ने अपने मन में कहा, साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहनने से थोड़े ही बीस्ट एक अच्छा इंसान बन जाता है। पता नहीं मैं कैसे इस बीस्ट के चंगुल से खुद को छुड़ा पाऊंगी। जब रुद्री ने अभिलाष के शार्प गेज को महसूस किया, उसकी दांतों की किटकिटाहट को सुना, तो उसे कल के दिन की अभिलाष की दी हुई धमकी याद आने लगी। फ्लैशबैक, तुम कभी परमानेंट नहीं होगी, अभिलाष ने कहा। रुद्री के जैसे सारे सपने बिखर गए। उसने पूछा, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें पुअर असाइनमेंट दूंगा। क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूं? अभिलाष ने कहा, अब तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। शादी करो, नहीं तो अपना सामान बांधो और अपने घर लौट जाओ। उसकी धमकी को याद करते हुए वो सिहर उठी। रुद्री ने अपने मन में कहा, इस बार मैं जीवन की इस लड़ाई को हार जाने वाली हूं। सर, जैसे अड़ियल आदमी को किसी भी चीज के लिए मनाना लगभग नामुमकिन है। पहले दिन से मेरा मन मुझे कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि ये आदमी किसी बड़े गोल को हासिल करने के चक्कर में है। पर क्या, गॉड डैम इट, ये डिस्कशन में तो बिलीव नहीं करते, बस हुक्म देते रहते हैं। मैं जानती हूं कि मेरे पास यही एक लास्ट मौका है। मैं हार से पहले हार नहीं मानूंगी। वापस अपने फ्रीडम के लिए लड़ूंगी। नहीं तो अगर भीख मांगनी पड़ी तो वो भी मांगूंगी, हार नहीं मानूंगी। अभी जिस नजर से अभिलाष रुद्री को इशारा कर रहा था, उस पर रुद्री झूम उठी। रुद्री को लगा कि शायद अभिलाष उसे इस शादी से मुक्त कर दे। रुद्री की आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। थोड़ी देर बाद रुद्री ने ध्यान दिया कि अभिलाष का चेहरा हेट्रेड से भरा हुआ था। उसकी विकेट स्माइल रुद्री का मजाक उड़ा रही थी। अभिलाष ने जानबूझकर रुद्री से कहा था कि वो शादी कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ उसे ही नहीं, रुद्री के परिवार को भी इस शादी में इंटरेस्ट है। उसने रुद्री को ये प्रूव करना चाहा था कि वो कुछ नहीं तो अपने परिवार की खुशियों के लिए ये शादी कर ले। धीरे धीरे और जानबूझकर अभिलाष की नजर रुद्री के ट्रेडिशनल दुल्हन की पोशाक पहने उसके शरीर पर पड़ी। दुनिया की कोई भी ताकत, कुछ भी और कोई भी नहीं, यहां तक कि तुम भी नहीं, इस शादी को होने से रोक सकती हो। डू यू अंडरस्टैंड? तुम आज मेरी पत्नी बन जाओगी, उसने कसम खाते हुए कहा। ऐसा कहकर अभिलाष ने उसे मंदिर के सामने मंडप में अपनी गोद से उतार दिया। अभिलाष के उन शब्दों को सुनकर रुद्री के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। मतलब उसे एक शॉक लगा। वह अपने घुटनों पर गिर गई। हार को निगलने में वो असमर्थ थी। वो खुद को इस नरक में कैसे फंसा रहने दे सकती थी? अपने जॉब को, अपने पैर पर खड़े रहने के सपने को बचाने के चक्कर में वो अपनी फैमिली को धोखा दे रही थी। एक बिना सोचे समझे डिसीजन की वजह से वो अपना सब कुछ खो देने वाली थी, उसकी फ्रीडम और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी। सब यहाँ वहां बिजी थे। सिर्फ शांता ने रुद्री की परेशानी देखी। वो दौड़कर आए और उसने कहा, का भइल? क्या हुआ? भूख के कारण तोरा चक्कर आवईत बाका? भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं क्या? बस खाली तनी देर और रुक जा।
बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम तोरा लागी फल के इंतजाम करके रखम, मैं तुम्हारे लिए फल का इंतजाम करके रखूंगी, बिया हुई तही तोरा खिया देम, शादी होते ही तुम्हें खिला दूंगी। मंडप के भीतर चले कि चलो मंडप के अंदर चलते हैं। प्रार्थना के जब से पूरा वातावरण भर गया था, क्योंकि कई पुजारियों ने एक सजाए गए मंडप के शीर्ष पर एक बड़े अग्निकुंड के चारों ओर विवाह समारोह को आयोजन किया गया था। भव्य रूप से सजे कई रॉय साहब के एम्प्लॉइज और रॉय खानदान की महिलाएं शादी का गवाह बनने के लिए एक बड़े प्रांगण के आसपास जमा हुए थे। तभी प्रवीण और सिद्धि मंडप में अंदर आए। उन्हें देखते ही अभिलाष समझ गया कि प्रवीण ने सिद्धि को सब कुछ बता दिया है। सुवर्णा, सुजीत और इशिता ने आगे आकर उन दोनों का स्वागत किया। प्रवीण और सिद्धि ने उन सभी को प्रणाम किया। प्रवीण ने कहा, मैं अभी का बेस्ट फ्रेंड प्रवीण हूं और ये उनकी बहन, मेरा मतलब है, मुंह बोली बहन सिद्धि। प्रवीण ने देखा कि विक्रमजीत रॉय सारे पुजारियों से बातचीत कर रहे हैं। एक पल के लिए उन्होंने प्रवीण और सिद्धि की ओर देखा। उसी पल उन दोनों ने विक्रमजीत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। विक्रमजीत ने वहीं से उन्हें मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। उन्हें देख आकर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रवीण और सिद्धि का इंतजार कर रहे थे। पर्सनल इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट प्रवीण को मुंह जबानी याद थी। अब तो ऐसा आलम था कि अभिलाष, प्रवीण और शायद अब सिद्धि को विक्रमजीत रॉय के बारे में रुद्री से भी कहीं ज्यादा पता था। इशिता ने अपने मोबाइल से कृषु को वीडियो कॉल किया। कृषु सुबह से इसी पल के इंतजार में रात भर नहीं सो पाया था। लंदन में सुबह के 5 बज रहे थे। कृषु आज संडे को भी एकदम एक्साइटेड था। उसकी आंखों में थोड़ी सी भी नींद नहीं थी तो सिर्फ रुद्री के लिए खुशी के आंसू। आज उसकी बहन एक प्यारे से विवाह के बंधन में बंधने जा रही थी। उसने कहा, थैंक गॉड, जो भूदेव के साथ हुआ था इस बार वो अभी के साथ नहीं हो रहा है। होप अभी भी शांति से मंडप में बैठी हुई है। आज लगता है कि शादी हो जाएगी। हा हा हा। उसकी बात सुनकर सुवर्णा, इशिता और सुजीत ठहाका मारकर हंसने लगे। जब कृषु ने रुद्री को बहुत ही ध्यान से देखा तो उसके दिल में एक दर्द सा हुआ। उसने अपने मन में कहा, क्या हुआ होप, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? CH34 मैच मेड बाय मिस्टेक। जब कृषु ने रुद्री को बहुत ही ध्यान से देखा तो उसके दिल में एक दर्द सा हुआ। उसने अपने मन में कहा, क्या हुआ होप, तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? रुद्री और अभिलाष ने शादी के मंडप में बैठे हुए कृषु को हाथ हिलाकर हाय कहा। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ा, दूल्हा दुल्हन पक्ष के थोड़े से आए हुए मेहमानों ने एक दूसरे को सावधानी से देखा क्योंकि वे सब थोड़े से तनाव में थे। शांता और बुधन लगातार अभिलाष को देखे जा रहे थे। उन दोनों को सालों पहले की बहुत सारी बातें याद आ गई थी। सुन्नता के बीच भी रुद्री को शादी के मेहमानों के बीच एक क्लियर टेंशन महसूस हो रहा था। मगर सुवर्णा, सुजीत और इशिता बहुत खुश थे। रुद्री ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। सुवर्णा अपनी नम आंखों से शादी को होते हुए देख रही थी। रुद्री को अपनी मां से भी ज्यादा प्यारी थी उसकी शांता दीदी, लेकिन शांता थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही थी। रुद्री ने अपने मन में कहा, मैं शांता दीदी को सब कुछ बता दूंगी। वो मेरी गुरु भी है और बेस्ट फ्रेंड भी। हमेशा की तरह वही मुझे रास्ता दिखाएंगी। शांता का मन रुद्री को ऐसे देखकर दुखी था। उसने अपने मन में कहा, कोई ना कोई बात जरूर बा, जे रुद्री के अंदरे अंदरे परेशान करैत बा। कोई तो बात है जो रुद्री को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। हम वो बात के पता लगा के रहम। मैं उस बात का पता लगा कर रहूंगी। बेचारी हम बुचिया, बेचारी मेरी बच्ची। रुद्री के पिताजी अपनी बेटी के बगल में बैठे थे, सब चीजों को अपनी गंभीर नजर से देख रहे थे। विक्रमजीत का राइट हैंड बुद्धन उनके पीछे खड़ा था। सर, अब शादी हो चुकी है, विद्यानंद पुजारी जी ने अभिलाष से कहा। आप और आपकी पत्नी अब अपने घर के बड़ों और मेहमानों से आशीर्वाद लेने के लिए स्वतंत्र है। विद्यानंद जी के चेले डिसाइपल नित्यानंद पुजारी जी ने अभिलाष की आंखों में जब देखा तो कांपते स्वर में घोषणा की। कहीं न कहीं दोनों पुजारी भी अभिलाष को पहचान चुके थे। अभिलाष ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिलाष और रुद्री ने सभी बड़ों का पैर छूकर उन सभी का आशीर्वाद लिया। सुवर्णा और इशिता ने एक साथ कृषु से कहा, बाय, घर पहुंचकर आराम से तुझे कॉल करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभिलाष बहुत ही शांत था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसके दिल में भी रुद्री के दिल की तरह एक तूफान उमड़ रहा था। उसने अपने मन में कहा, एक रॉय फैमिली मेंबर को अपने सेन परिवार में ले जाना बहुत चैलेंजिंग होगा। प्रवीण और सिद्धि उसके बगल में खड़े थे। प्रवीण ने धीरे से अभिलाष के कंधे पर अपना हाथ रखा। आंखों ही आंखों में उसने अभिलाष को कुछ इशारा किया, फिर थोड़ा झुककर उसके कान में धीरे से कहा, अभी रुद्री बहुत प्यारी है, तू भी उसे बहुत चाहता है। अपने इस इंटेंस लव को खानदानी दुश्मनी की वजह से कम मत होने देना। रुद्री ने जब अपनी नजरों को तिरछा करके अभिलाष को देखा तो अपने मन में कहा, मैंने अपने 24 साल की लाइफ में बहुत कम शादियों के फंक्शन को अटेंड किए हैं। मैंने जाह्नवी प्रताप सिंह उर्फ जुगनू अपनी बचपन की सहेली के साथ कुछ गिनी चुनी शादियों के जिन सेरेमनी को अटेंड किया था, उसमें मैंने यही देखा था कि दूल्हा हमेशा शादी के बाद गर्व से मुस्कुराता है। यहाँ तक कि दुल्हन भी हमेशा मुस्कुराती रहती है, मगर मेरी और सर की शादी में तो सिर्फ सर मुस्कुरा रहे हैं।
वो भी ऐसे कि जैसे उन्होंने कुछ स्पेशल चीज हासिल कर ली है। रुद्री का लटका हुआ चेहरा देखकर अभिलाष ने धीरे से कहा, मिस बटबट, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारी किडनी निकाल ली हो। सब लोग हम दोनों की ओर देख रहे हैं। झूठ मूठ का स्माइल करोगी तो अच्छा होगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि दूल्हा कितना हैंडसम है और दुल्हन बेकार, मैच मेड बाय मिस्टेक लगेगा। रुद्री ने झूठ मूठ की स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए धीरे से कहा, हाँ, सच में किसी ने मेरी किडनी ले ली है और वो आदमी आप हैं, और आप अपनी शक्ल आईने में मत देखना, नहीं तो लंगूर जैसी शक्ल देखकर आप बेहोश हो जाएंगे। सही में मैच मेड बाय मिस्टेक और जबरदस्ती का मैच दोनों ही है, और मेरा आपकी वाइफ बनना ठीक लंगूर के मुंह में अंगूर जैसा है। आया कुछ समझ में? खून। शांता वही खड़ी थी, उसने अपनी आंखों से रुद्री को चुप रहने का इशारा किया। रुद्री ने भी अपनी आंखों से इशारा करते हुए शांता से कहा, इस इंसान को देखो, कब से ताने मार रहा है, तो भला मैं क्यों चुप रहूंगी? दीदी, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, मतलब इस बंदे की कर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। रुद्री का मुंह अभी भी बना हुआ था। शांता ने उसे धीरे से कोहनी मारी और कहा, हम हंसो। रुद्री ने फिर से झूठ मूठ का मुस्कुराना शुरू कर दिया। अभिलाष ने लोगों के बीच में दिखावा करते हुए रुद्री को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, आइए। उसने रुद्री के कोहनी को कसकर पकड़ रखा था। रुद्री से उसका ये टच नहीं सहा जा रहा था। वो अभिलाष से नाराज थी। रुद्री ने इरिटेट होते हुए अभिलाष के हाथ को झटक दिया, पर उसका पेट डर से ग्राउल कर रहा था। जब अभिलाष ने पहली बार उसे धमकी दी थी तो वो बहुत सदमे में थी। बाद में उसने धीरे धीरे फैसला किया कि वो अपने करियर और अपने परिवार के लिए चीजों को बहुत आसान बनाएगी है। उसके पास अभिलाष की बातों को मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। रुद्री के रूड बिहेवियर की वजह से अभिलाष ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उसका सुंदर क्रूर चेहरा सख्त हो गया। उसे रुद्री की बेरुखी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी कोहनी को फिर से कसकर पकड़ लिया, फिर उसे एक और सजाए गए मंच पर खींचकर ले गया। वहां दो भारी नक्काशीदार गोल्डन सिंहासन जैसी कुर्सियां रखी गई थी। अभिलाष ने रुद्री को उनमें से एक में धकेलकर जबरदस्ती बैठा दिया और दूसरे पर खुद आराम से बैठ गया। उन्हें बधाई देने और आशीर्वाद देने के लिए मेहमानों का आना जाना लगा रहा। लानत है, रुद्री ने अपने आप को कोसते हुए कहा। अब रुद्री ने धीरे से अभिलाष की ओर देखा। उसने अपने मन में कहा, ये बीस्ट क्रूएल आदमी अब मेरा पति है, पता नहीं अब मेरी लाइफ कैसे कटेगी। अभिलाष मेहमानों की ओर देखते हुए ध्यान से अपना सिर हिलाकर उनको एक्नॉलेज कर रहा था। तभी उन दोनों के कानों में दो शब्द सुनाई दिए, चुप रहो। ये दो शब्द वेणु ने कहे थे। रुद्री ने जब अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो पाया कि प्रवीण और सिद्धि आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। उसने पहले बहुत ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने देखा कि प्रवीण अपने बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट अलग था। वो लगातार सिद्धि को घूर कर देख रहा था। रुद्री ने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उसे पता चला कि सिद्धि इस शादी से दुखी थी। वह लगातार प्रवीण से बहुत धीरे धीरे कुछ कह रही थी। सिद्धि की आंखें काफी लाल हो गई थी। लग रहा था जैसे कि वो बहुत रोई हो। वो प्रवीण से बातें करते वक्त अपने होठों को अपने दांतों से काट रही थी। उसने एक बड़ी सी सुनहरी ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें खास मेहमानों के दिए हुए गिफ्ट्स को लेकर वो साइड में रख रही थी। वेणु, इस शादी को हमारे घर पर कोई नहीं मानेगा। ये विक्रमजीत रॉय की बेटी है। अगर आप दोनों सोच रहे हो कि ये शादी करके आप सेन फैमिली को फोर्स कर सकते हो तो आप दोनों का सच में दिमाग खराब है। अभी भैया और वेणु, आप दोनों को दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। नॉनसेंस। और अगर आपको लगता है कि यहां लाकर आप मुझे इस रिश्ते के लिए मना लोगे तो ड्रीम ऑन। मेरी रगों में सेन खानदान का खून है, मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, सिद्धि ने एक चेतावनी के साथ प्रवीण से कहा। रुद्री को यह महसूस करने में कुछ ही सेकंड लगे कि सिद्धि प्रवीण को ऐसा बहुत कुछ बोल रही थी जिससे कि वो काफी परेशान हो गया था। सिद्धू, एकदम चुप, वेणु ने सिद्धि को वार्निंग देते हुए कहा। उन दोनों की बहस से अभिलाष परेशान हो गया। सिद्धि और प्रवीण काफी धीरे धीरे बहस कर रहे थे। वे दोनों अभिलाष के लेफ्ट हैंड साइड में खड़े थे। वहीं दूसरी ओर रुद्री अभिलाष के राइट हैंड साइड में बैठी थी। रुद्री के बगल में शांता खड़ी थी। शांता रुद्री को मिलने वाले सभी गिफ्ट्स को ले लेकर साइड में रख रही थी। रुद्री सिद्धि और प्रवीण के एक्सप्रेशन से उनके बीच की बातों को गैस करने की कोशिश कर रही थी। वेणु, जा विक्रमजीत पिताजी से पूछकर आ कि क्या हम घर जा सकते हैं, अभिलाष ने एक कठोर आवाज में कहा। अभिलाष के कड़े आदेश से प्रवीण की रीढ़ की हड्डी सख्त हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। अंतिम अतिथियों द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिलने के बाद रुद्री और अभिलाष उठकर मंदिर की सीढ़ियों की ओर जाने को हुए। तभी सुवर्णा उनके पास आते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को देवताओं के पास ले जाऊंगी और अभिलाष को जल्द ही बहुत सारी कामयाबी मिले, इसका आशीर्वाद मांगूंगी। उसने मुस्कुराते हुए इस बात की घोषणा की। सबने उसे रास्ता दिया। कोई ऑप्शन न होने पर रुद्री ने अपनी मां को फॉलो किया। सुवर्णा मंदिर के पीछे गई। वहां शनि देवता की 10 फुट ऊंची मूर्ति थी।
सुवर्णा को देखकर वहां खड़े कुछ लोग जो वहां पूजा कर रहे थे उसके पास आए, उसके पैर छुए और चले गए। अपनी मां को मिले इस सम्मान से रुद्री को कोई हैरानी नहीं हुई। वो ये सब बचपन से देखती आ रही थी। उसकी मां इस पूरे इलाके में रहने वाले सभी लोगों की बहुत मदद करती थी। सुवर्णा एक सहज भाव से मुस्कुराए और कहा, रुद्री, मैं चाहती हूं कि 35 आई लव यू इंटेंसली। सुवर्णा एक सहज भाव से मुस्कुराए और कहा, रुद्री, मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पिताजी और मेरे बाद तुम भी हमारे खानदान का नाम ऐसे ही रोशन करो। हमारे लोग न केवल मुझे प्यार करते हैं, वे मुझे एक देवी की तरह मानते हैं। हम चाहते हैं कि आगे चलकर तुम भी ऐसे ही लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट पाओ। अगर तुम एक अच्छी पत्नी का रोल सही ढंग से निभाओगी तो तुम जल्द ही अभिलाष के दिल को जीत लोगी, जो अपने पति को खुश रखता है। सही मायने में वही अच्छी तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी जीता है। अरे तू किसी और को मत देख, मुझे देख, अपनी छोटी माँ को देख, अपनी बेस्ट फ्रेंड शांता दीदी को देख। कहा भी गया है, सीख सीख पड़ोस से सीख, नहीं तो कम से कम घर में सीख। सुवर्णा ने रुद्री के सिर पर अपना हाथ प्यार से फेरते हुए कहा। रुद्री ने चुप रहने का फैसला किया। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ माँ कि आप मुझे यहाँ सबसे दूर कुछ खास बात कहने के लिए अकेले में लेकर आई हैं। और क्या तुम जानती हो कि वह खास बात क्या है? सुवर्णा ने उत्सुकतापूर्वक पूछते हुए कहा। रुद्री चुप थी। वह खास बात यह है कि तुम जल्द से जल्द एक बेबी प्लान करो ताकि हमारी जायदाद हम उसे दे सके और हमारी बरसों पुराने खानदान की परंपरा को वो आगे बढ़ाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक वारिस चाहिए, सुवर्णा ने गर्व के साथ कहा। रुद्री ने उसे अनसुना कर दिया। रुद्री ने अपने मन में कहा, साला शादी नहीं, सबके छुपे हुए अरमान इस रिश्ते को लेकर बाहर आ रहे हैं। क्या बकवास है, यहाँ माँ को वारिस चाहिए, वहां सर को पता नहीं क्या चाहिए। पता नहीं अब आगे और किस किस के अरमान सुनने को मिलेंगे, और मुझे तो लगता है उन्हें पूरा करने के लिए लोग मुझे मजबूर भी करेंगे। क्या बकवास है, कितने वाहियात ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। नहीं रुद्री, नेगेटिव मत सोच, मत सोच। पृथ्वी तथास्तु कहती है, सब सच हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव सोच। हाँ, लंबी लंबी सांस ले। ये हुई ना बात, अब मैं ठीक हूँ। रुद्री अभिलाष के बगल में आकर खड़ी हो गई। विक्रमजीत का इशारा पाकर दोनों घर के लिए निकलने लगे। तभी सामने से महिपाल रॉय, उनकी पत्नी चिंतामणि और उनका बेटा धनंजय मंदिर के अंदर आए। धनंजय बहुत ही हैंडसम, भूरी आंखों वाला, गोरा रंग, 6 फीट लंबा, मोटे होंठ, क्लीन शेवन, डेविलिश स्माइल वाला फेमस बिजनेसमैन था। जैसे ही वे तीनों मंदिर में आए तो सुवर्णा, सुजीत और इशिता को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आया। शांता ने धीरे से कहा, आ गई राक्षस, आओ ओकर सेना आ गया राक्षस और उसकी सेना। उनके पीछे से शिशुपाल, पुष्पलता और सुकन्या भी मंदिर में आए। सुकन्या बहुत ही मॉडर्न लड़की है, जाहिर तौर पर कपड़े भी अल्ट्रा मॉडर्न थे। उसका अपना डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस था। उसका 3-6 का फिगर सभी मर्दों के मुंह में पानी ले आता था। कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, नीली आंखें, लंबी नाक, कंधे तक लेयर्स कट, भूरे बाल, पतले होंठ। हमेशा वो अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगाती थी। उसको देखते ही रुद्री ने धीरे से कहा, आ गई विच, चुड़ैल कहीं की। भूदेव पर तो गंदी नजर थी ही, अब सर को भी ललचाई हुई नजर से देख रही है। ये चुड़ैल हवस का पुलिंदा है। छी। रुद्री ने बिना देर किए हुए अभिलाष के सामने खड़े होकर उसे कवर करने की नाकाम कोशिश की। अभिलाष ने अपनी लेफ्ट आईब्रो को ऊपर करते हुए कहा, रुद्री ... तुम ये क्या कर रही हो? आपको कवर? वो चुड़ैल आपको खा जाने वाली नजरों से देख रही है। रुद्री ने अभिलाष को सुकन्या को दिखाते हुए कहा, तुम्हें तो ये शादी नहीं करनी थी, तुम्हें तो मैं अच्छा नहीं लगता, तो फिर देखने दो उसे, क्या पता वो मेरी फ्यूचर वाइफ हो। अभिलाष ने रुद्री के कानों के बहुत पास झुककर कहा, आंखें नोच लूंगी उसकी। अब हमारी शादी हो चुकी है, आप कायदे से मेरे पति परमेश्वर हुए, तो कोई और आपको उस नजर से कैसे देख सकता है? रुद्री ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। किस नजर से? हाँ बोलो ना, अभिलाष ने रुद्री को तंग करते हुए पूछा। वो उस नजर से, रुद्री ने अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए कहा, वही तो पूछ रहा हूँ, किस नजर से? अभिलाष ने फिर से अपना सवाल दोहराया, आपको प्यार करने की नजर से, आपको अपना बनाने की नजर से। रुद्री ने नीचे देखते हुए कहा, रुद्री किसी को अपना कैसे बनाया जाता है? अभिलाष ने रुद्री की पीठ से अपने सीने को बिल्कुल चिपकाकर कहा, धत, मुझे नहीं पता, रुद्री ने शर्माते हुए कहा। अभिलाष के बदन के स्पर्श से वो सिहर उठी। उसके पूरे बदन के अंदर बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ने जैसा एहसास हो रहा था। रुद्री के बदन की गर्मी अभिलाष अपनी शेरवानी और रुद्री के भारी लहंगे के बावजूद महसूस कर रहा था। रुद्री को अभिलाष के दिल की तेज धड़कने सुनाई दे रही थी। अभिलाष को रुद्री के दिल की सुपरफास्ट एक्सप्रेस की स्पीड से धड़कने की आवाज बखूबी सुनाई दे रही थी। दोनों एक दूसरे के बदन से रगड़ खाते हुए इंटेंस लव में गोते लगा रहे थे। दोनों की बदन की गर्मी उन दोनों को शादी की थकान में सुकून पहुंचा रहा था। दोनों के अंग अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहे थे। अभिलाष को बहुत ही सख्त महसूस हो रहा था, रुद्री को भारीपन महसूस हो रहा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, कितनी अजीब बात है।
हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहते हैं, मगर हम दोनों के सिर पर ईगो का भूत सवार है, जो इन सुकून के प्यार भरे लम्हों को जी भरकर जीने से हमें रोक रहा है। जी तो कर रहा है कि तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ कर बहुत देर तक इंटेंसली किस करूं, हर जगह टच करूं, तुम्हें हर जगह लिख करूं। रुद्री, ओह माय प्रिंसेस, आई लव यू इंटेंसली। वहीं दूसरी ओर महिपाल और शिशुपाल ने एक साथ सुजीत और विक्रमजीत को कहा, आपने तो हमेशा की तरह हमें नहीं बुलाया, मगर मंदिर तो सबके लिए खुला रहता है, सोचा कि कुलदेवता के दर्शन कर ले। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी, आपके पिताजी और हमारे पिताजी सगे भाई थे, तो थोड़ी रिश्तेदारी तो बनती है। सुजीत ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, सिर्फ खून से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं प्यार और विश्वास से। ये दोनों बातें तुम्हारे पूरे खानदान में न तो किसी के पास था, ना ही किसी के पास है और ना होगा। हटो, रास्ते से हम लोगों को जाने दो। महिपाल और शिशुपाल एक टक से अभिलाष को देखे जा रहे थे। शिशुपाल ने कहा, भैया हम कहे थे न कि खबर पक्की है, देख लो ये वही सेम टू सेम है। चलो, बहुत फजीहत बेइज्जती हो गई। इन दोनों हरामियों को तो बाद में आराम से देख लेंगे, पहले कुलदेवता का आशीर्वाद ले लेते हैं। महिपाल ने अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। धनंजय ललचाई हुई नजरों से सिद्धि को देखे जा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी गंदी नजर से सामने वाले को देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर का एक्सरे निकाल लिया हो। धनंजय उन लोगों में से एक था। सिद्धि एक एक्सपर्ट काउंसिलर थी, उसे आए दिन कई साइकोपैथ पेशेंट के रूप में मिलते थे। उसने धीरे से प्रवीण को कहा, वेणु, वो कमीना आदमी बहुत गंदी तरीके से मुझे घूर रहा है, यहाँ से जल्दी चलो। प्रवीण सिद्धि के सामने आकर खड़ा हो गया। धनंजय ने अपने मन में कहा, सिर्फ तुम्हें देखकर मैं नीचे से सख्त हो गया, जब तुम मेरी हमबिस्तर बनोगी तब गजब हो जाएगा। जाने मन, अब तो तुम ही मेरे दिन खुशनुमा और रातें रंगीन करोगी। बाय गॉड, तुम एकदम लॉलीपॉप हो, एकदम कंटाप माल, बस दिन रात तुम्हें चुसना है। उफ भैया चलो, पापा और चाचा जी बुला रहे हैं। सुकन्या ने अभिलाष को ललचाई नजरों से देखा और फिर धनंजय के कंधे को हिलाते हुए कहा, छोटकी रुक। तेरी भाभी को जी भर कर देख तो लेने दे। अरे इसका फोटो थोड़ा दूर से जाकर चुपके से ले ले और मुझे मैसेज कर दे। जब तक शादी नहीं कर लेते तब तक फोटो से काम चला लेंगे। बाय गॉड, भला की खूबसूरत है, बोलती है तो फूल झड़ते हैं, हंसती है तो धूप खिल जाती है, चलती है तो गजगामिन को फेल कर देती है, शर्मा कर छुपती है तो बस एक खूबसूरत कातिल लगती है। धनंजय ने सिद्धि के प्यार में पागल होते हुए कहा। भैया अब बस भी करो, मैंने आपका काम कर दिया है। आपको भाभी की सारी फोटोज भेज दी और अपने होने वाले पति की फोटोज भी मैंने संभाल कर रख ली है। सुकन्या ने एक लंबी सांस लेकर अभिलाष को देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा होने वाला पति? धनंजय ने आश्चर्य से कहा, हूँ। मुझे तो ये शादीशुदा मर्द पसंद आ गया है, प्लीज मुझे इसी से ही शादी करनी है। सुकन्या ने धीरे से अभिलाष की ओर अपनी उंगली करते हुए कहा। धनंजय ने सुकन्या का हाथ पकड़ा और कुल देवता के दर्शन करने के लिए चल दिया। धनंजय ने कहा, छोटकी चुप, वापस से कई साल पुराना वाला बवाल नहीं चाहिए, अब चल चुपचाप। तू इतनी सुंदर है कि तुझे बहुत हैंडसम जीवन साथी मिलेगा। चल, अब देर हो रही है। बाय गॉड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू उस शादीशुदा आदमी से तू ऐसा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मुझे बहुत खुशी होती है देखकर। कृपया इस वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। स्माइल।